नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल राहुल गांधी ने लेख लिखा और वो लेख कई अखबारों में छपा और उसमें उन्होंने क्या बात की। उन्होंने एक ऐसी बात की जो लगातार हम कई कार्यक्रमों के जरिए हम कर चुके हैं और महमूद प्राचा के साथ हमने बहुत बार उन चोरी को, उस तरीके की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को कई बार उजागर किया। लेकिन कल राहुल गांधी ने जो उस अपने लेख में, जो कई अखबारों में कई भाषाओं में छपा था, उसमें उन्होंने क्या कहा। पहला आरोप था कि महाराष्ट्र में शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 58.22 था। अंतिम मतदान प्रतिशत अगली सुबह 66.05% बताया गया और ये अभूतपूर्व 7.83% अंकों की वृद्धि 76 लाख मतदाताओं के बराबर है और फर्जी मतदान किया गया। उसका जवाब भी तुरंत चुनाव आयोग ने दे दिया और ये कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान प्रक्रिया उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्त मतदान एजेंटों की निगरानी में हुई थी। और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नामित उम्मीदवारों या उनके अधिकृत एजेंट्स ने रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव पर्यवेक्षकों के सामने मतदान के समय किसी भी प्रकार की कोई असामान्य मतदान की शिकायतें नहीं उठाई थी और ना ही अगले दिन जांच के दौरान ऐसी कोई शिकायत दर्ज की। यानी कि एक तरीके से चुनाव आयोग ये कह रहा है कि राहुल गांधी के लगाए हुए आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। दूसरा जो आरोप था, उसमें उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि राज्य के 1 लाख बूथों में से 12,000 बूथ 85 विधानसभा क्षेत्रों में है। यहाँ 5 बजे के बाद हर बूथों पर वोट पड़ने का औसत 600 है और एक वोट डालने के लिए 1 मिनट का समय भी चाहिए। तो इतने मतदान के लिए 10 घंटे का मतदान होना चाहिए। अब ईसीआई ने क्या जवाब दिया? बहुत शातिर तरीके से उन्होंने बहुत सारे नंबर्स फेंकने शुरू किए और कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान 6,40,87,588 मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर वोट डाला। औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख वोट पड़े। इन औसत रुझानों के आधार पर अंतिम 2 घंटों में लगभग 116 लाख मतदाता वोट डाल सकते हैं। इसलिए 2 घंटे में 65 लाख वोट डालना और औसत प्रति घंटे के मतदान रुझानों से काफी कम है। उसी तरीके से राहुल गांधी का आरोप था कि 2019 के विधानसभा चुनाव में 8.98 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 9.29 करोड़ हो गए। इसके सिर्फ 5 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव में 9.70 करोड़ मतदाता हो गए और 5 साल में 31 लाख मतदाता बढ़े थे, लेकिन सिर्फ 5 महीने में 41 लाख मतदाता बढ़ गए। ये इतना अप्रत्याशित था। राहुल गांधी का ये कहना था कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार ही 18 साल से ज्यादा के 9.54 करोड़ की जनसंख्या से ज्यादा मतदाता 9.70 करोड़ हो गए। तो इस पर ईसीआई ने कहा कि भारत में मतदाता सूची जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के अनुसार बनाई जाती है। कानून के अनुसार चुनाव से ठीक पहले या हर साल विशेष संक्षिप्त संशोधन किया जाता है और अंतिम मतदाता सूची की एक प्रति सभी राजनीतिक दलों को सौंपी जाती है। यानी कि एक तरीके से एक सिरे से चुनाव आयोग ने सब कुछ खारिज कर दिया, जिस चीज को लेकर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। सबूत पूछने को लेकर भी बातचीत हुई, जिस पर कि महमूद प्राचा और हम कई बार इसको लेकर कह चुके हैं। महमूद प्राचा ने एक केस भी डाला था, उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने लीपापोती करने की शुरुआत की और अभी भी हमेशा से करते आए और फिर एक बार उन्होंने लीपापोती की है। इस समय हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के वकील और वरिष्ठ एक्टिविस्ट महमूद प्राचा जुड़ रहे हैं। महमूद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सबसे पहला सवाल तो ये है कि राहुल गांधी ने लेख लिखा और उनके हर पॉइंट का जवाब चुनाव आयोग ने दिया, लेकिन राहुल गांधी ने इस इशू को अचानक से क्यों उठाया? क्योंकि आप लोग सड़क पर ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं। आपकी 14 जून को ऑलरेडी एक बड़ी रैली का आप लोग आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें आपने ब्रिंग बैक बैलेट पेपर की बात की है और उसी के कुछ दिन पहले राहुल गांधी का इस बात को कहना कि देखिए महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई है, ये अचानक से तो नहीं हुआ होगा। जी नहीं, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब चीजें अचानक से नहीं हो रही हैं और अचानक से होने की कोई बात भी नहीं है। ये तो बिल्कुल साफ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी ताकत लगा के आरएसएस और बीजेपी के एजेंट्स की तरह काम कर रही है और पूरी ताकत लगा के साम दाम दंड भेद या जीएन के इन प्रकारेण बीजेपी को जिताने के लिए कार्य कर रही है। उसके बहुत सारे तरीके हैं और लेकिन सबसे प्रमुख तरीका जो है वो चुनाव में वोट चुराने की मशीनों का है और बैलेट पेपर से
चुनाव ना करा के और गैर कानूनी ढंग से मशीनों द्वारा चुनाव करा के ही ये सारे चुनाव जो है बीजेपी को जिताए जा रहे हैं। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश हम लोग कह रहे हैं इस वजह से नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के खुद के जो कार्य हैं उससे एकदम साबित हो जाती है। अब इस सारे जो चीज चल रही है, जो बिल्कुल पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे अमेरिका से तो बार बार एलन मस्क साहब ने, ट्रंप साहब ने और तुलसी गबार्ड साहिबा ने क्लियरली ये कह दिया है कि चुनाव अगर मतपत्र से नहीं होते तो वो निष्पक्ष हो ही नहीं सकते। तो बात बुनियादी ये है। अब राहुल जी हो या कोई भी विपक्ष का लीडर हो, चाहे खड़गे जी हो या मायावती जी साहिबा हो, ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, मतलब अखिलेश यादव जी हो, स्टालिन साहब हो, सभी एक बात पे एक मत हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, वरना चुनाव किसी हालत में किसी भी कीमत पे निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। सब एक पेज पे हैं इसमें। तो इस सब से जो बचना है, इस सब से जो निकलना है, इस मकर जाल से जो कि देश की जनता ने आरएसएस और बीजेपी इलेक्शन कमीशन को एक तरीके से बिल्कुल फंसा लिया है कि हमें सिर्फ पेपर बैलेट से ही चुनाव चाहिए। तो उससे निकलने के लिए राहुल गांधी जी का हो चाहे या दूसरे विपक्ष के लीडर्स का हो, ध्यान भटकाया जाता है दूसरी तरफ। और बुनियादी बात यह रहती है कि आप कुछ भी बात कर लो, पेपर बैलेट की बात मत करो, चुनाव में वोट चुराने की मशीन मत करो, आप वोटर लिस्ट की बात कर लो, आप इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट की बात कर लो, आप किसी चीज की भी बात कर लो। इस तरफ से ध्यान हटाने के लिए जो मैं बार बार स्लीपर सेल्स बोलता हूं, वो स्लीपर सेल्स इसी काम पे लगे हुए हैं। और अभी भी देखिए, जो 5 पॉइंट्स राहुल गांधी जी ने अपने आर्टिकल में लिखे थे, उसको मैं 4 पॉइंट्स के बारे में बिल्कुल एक तरीके से राहुल गांधी जी को बिल्कुल गलत और बेबुनियादी बातें करने वाला ठहरा दिया इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन कोई भी उनकी तरफ से या उनके विद्वान स्लीपर सेल्स या एक्सपर्ट्स की तरफ से या ईगल ग्रुप की तरफ से अभी भी इन 4 पॉइंट्स के लिए कोई भी मजबूत काउंटर आया ही नहीं है। मैं इस बात को कह रहा हूं, पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये पहले जो 4 पॉइंट्स थे, इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट का, दूसरा जो वोटर लिस्ट में धांधली का, तीसरा जो वोट्स का स्पाइक होता है, जो प्रोविजनल वोटर्स होते हैं और उसके अगले दिन जो वोट लिस्ट करीब 8% वोटर्स की संख्या 8% बढ़ जाती है, उसका, और आखिरी के बोगस पोलिंग सेलेक्टिवली कराई जाती है। इन 4 पॉइंट्स का ना ईगल ग्रुप ने कोई मजबूत टेक्निकल और जवाब दिया है सब्सटैंशिएटिंग विद डेटास, ना राहुल गांधी जी के किसी और व्यक्ति ने जवाब दिया है, बल्कि एक तरीके से उन्हें एक्सपोज छोड़ दिया है। मैं इन 4 पॉइंट्स के बहुत अच्छे जवाब दे सकता हूं, लेकिन क्योंकि सवालों के जवाब देना मुद्दा नहीं है, इन चीजों को हाईलाइट करना मुद्दा ही नहीं है, इस आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में जो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, उससे देश के इलेक्टोरल प्रोसेस को कैसे निजात दिलाना इशू है। सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन के लिए इन 4 पॉइंट्स के लिए भी हमने क्रिमिनल कंप्लेंट कर रखी है। अगर मैं इन 4 पॉइंट्स को अभी डिफेंड करूंगा, गिविंग अप माय रिसर्च और जो मेरा जवाब है इन पॉइंट्स का, तो मैं अपना ही नुकसान करूंगा, अपने केस का नुकसान करूंगा, और फिर उनको एक और रास्ता मिल जाएगा कि वो सबूत छुपा सकें और देश को फिर भटका सकें। तो इसीलिए हमने सबसे मजबूत पॉइंट पकड़ा है, और वो पॉइंट ये ऐसा है जिसका इलेक्शन कमीशन कोई भी जवाब नहीं दे सकता, और जिसको अगर वो पालन करेगा तो पूरी तरीके से बेनकाब हो जाएगा, पूरी तरीके से ये जनता के सामने खुल के बात आ जाएगी कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस को इलेक्शन जिताने के लिए एक संस्थान के काम के रूप में काम कर रहा है। जैसे जयराम रमेश, आज भी मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी है कि वी हैव फुल फेथ इन इलेक्शन कमीशन। तो वो जो मिथ्या है जो जयराम रमेश साहब जैसे लोग फैला रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही निष्पक्ष बॉडी है, वो 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगी, धूल में मिल जाएगी। और वो 5वां पॉइंट वही है कि जो राहुल गांधी जी का भी 5वां पॉइंट है, हालांकि वो उन्होंने सबसे छोटा पॉइंट रखा था, लेकिन वही एक ऐसा पॉइंट है जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने हाँ में दिया है, ना में नहीं दिया है।
और मैं भी आपको इंडियन एक्सप्रेस की खबर में से वो 5 लाइनें पढ़ के सुनाऊंगा। और इसकी वजह वही है कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करके सबूत जुटाए हैं, बहुत मेहनत की है, सब एक उसके बाद एक ऐसा रास्ता निकाला है जो आरएसएस, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की सारी चोरियों और बेईमानियों पे भारी पड़ेगा, और वो है पेपर बैलेट से चुनाव कराना, और वो है ईवीएम जो मशीनों की जो सुरक्षा की कार्रवाई है। इलेक्शन कमीशन ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया, जो बयान सुप्रीम कोर्ट में दिए, जो मेरी पिटीशंस में दिए, और जो उनका खुद का मैनुअल्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं वो इन सीसीटीवी फुटेज और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उससे एकदम साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो उसके और ये उसी तरीके से जैसे 50 सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस, हर एक देश की बड़ी बड़े एनजीओज ने, बड़े बड़े लॉयर्स ने पिटीशंस डालनी, 50 पिटीशन जिसमें सुई है सिर्फ हमारी सर्वाइव की है। उसी प्रकार से जो 5वां पॉइंट है राहुल गांधी जी का, जो उन्होंने सबसे हल्के में उठाया था अपने आर्टिकल में, वही सबसे भारी पड़ रहा है अभी भी इलेक्शन कमीशन पे। और वो मैं 5 लाइनें आपको पढ़ के 6 लाइनें सुनाना चाहता हूं जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी हुई है साफ तौर पे। ये वो जवाब है शायद जो इंडियन एक्सप्रेस ने वर्बिटम कोट किया है, जो परपोर्टेड जवाब है इलेक्शन कमीशन का, जो एएनआई में छपा है, मगर इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली उसको अपनी वेबसाइट पे नहीं डाला है। राहुल गांधी जी को झूठा ठहराने के लिए जो जवाब दिया इलेक्शन कमीशन ने एएनआई में छपा हुआ, शायद ये वही है। और ये उसका टाइटल इंडियन एक्सप्रेस ने दिया है कंसीलिंग एविडेंस। ये राहुल गांधी जी का 5वां पॉइंट था, वही मैं उसमें से पढ़ के सुना रहा हूं आपको। ये है ऑन सीसीटीवी फुटेज, इट इज अ फैक्ट दैट, ये इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, मान रहा है अपनी गलती। इट इज अ फैक्ट दैट इन December 2024 election commission after consultation with center amended the conduct of election rules 1961 to restrict access to electronic records. This followed a Punjab and Haryana High Court directive ordering the Election Commission to share footage with Advocate Mahmood Pracha. The Commission has argued that providing CCTV footage would amount to violation of secrecy of vote and open it up to potential misuse using artificial intelligence. यानी कि आज तक तो कोई रीजन है ही नहीं हमारे पास कि हमने सरकार के साथ मिलके कानून क्यों चेंज करा लिया महमूद प्राचा जी की पिटीशन को डिफीट करने के लिए, उनके हाई कोर्ट के ऑर्डर को खत्म करने के लिए। हम ये अंदेशा लगा रहे हैं, हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके ये जो वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज हम देंगे महमूद प्राचा साहब को, उसका कुछ मिसयूज हो जाएगा। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट अभी भी है, और यही एक पॉइंट है जिसका कोई जवाब, और ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, नहीं, लेकिन कोई जवाब इलेक्शन कमीशन दे सकता है ना मोदी जी। आप मुझे एक चीज बताइए, आपने इनसे कई बार सबूत मांगे, आपको अभी तक कितने सबूत चुनाव आयोग ने दिए हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ। आपने तो केसेस किए, पिटिशंस डाली, आपको कितना सबूत अभी तक चोरी का? सारे केस जीते, हाँ सारे, और जहां नहीं जीते वो सिर्फ डिले हुए। और 4 महीने 5, और मुझे नीलू व्यास जी ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मुझे भी लोग, एक तो राहुल गांधी जी के बारे में तो अनाप शनाप जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग बोल ही रहे हैं, मुझे भी राहुल गांधी जी के बराबर गालियां दे रहे हैं कि तुम भी राहुल गांधी जी जैसे हो गए हो और तुम भी कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं ले रहे। मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं उनसे, वो जायज है नाराजगी उनकी, लेकिन मैं फिर भी उनकी बात सर आंखों पे रख के मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। ये एक्सप्लेनेशन है कि 4.5 महीने तो जयराम रमेश जी की पिटीशन ने मुझे डिले करा दिया, उसके बाद फिर ये ऑपरेशन सिंदूर हो गया। 17 अप्रैल को मैं जो जंजाल, जो एक जाल जयराम रमेश जी की पिटीशन ने डाला था हम पे कि हर हाई कोर्ट में हमारी पिटीशंस में इलेक्शन कमीशन ये स्टैंड ले रहा था कि जयराम रमेश जी की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, तब तक प्राचा साहब की कोई भी पिटीशन हाई कोर्ट में डिसाइड नहीं होनी चाहिए। उससे निजात मुझे मिली, मैंने हाई कोर्ट में आर्ग्यू, सुप्रीम कोर्ट से वो उससे बचाव हासिल किया। 17/4 को हमने तुरंत अगले महीने ही अपना आंदोलन शुरू करने का आह्वान कर दिया था कि हम जून के पहले हफ्ते में सड़क पे जंतर मंतर पे आंदोलन शुरू करेंगे,
ये मैं सफाई दे रहा हूं देश की जनता को भी, और जो लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं, वो सब मेरे सराखों पे है, मेरी गलती है, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि उसके बाद 17 के बाद जब हमने जून के पहले महीने से आंदोलन शुरू कर दिया था, कह दिया था कि हम पहले जंतर मंतर और उसके बाद बिहार सीधे चले जाएंगे जन आंदोलन करने, साथ के साथ केस भी लड़ेंगे। तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हो गया, पूरा 1 महीना उसमें चला गया, और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर से हम बाहर आए, हमने तुरंत 14 जून को हमने अपना प्रोटेस्ट ऐलान कर दिया, और 14 तो एक शुरुआत है जंतर मंतर पे, उसके बाद हम तुरंत बिहार चले जाएंगे। हमारी डिमांड सिर्फ एक है, मैं अपने सारे जो मुझे इस वक्त थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको बता रहा हूं, वो मेरे से एजेंडा भी पूछ रहे हैं। एजेंडा मैं पब्लिकली नहीं बता सकता, मेरे पास सब चीजों के इलेक्शन कमीशन के जवाब देने के हैं, वो मैं कोर्ट में देता हूं और जीतता हूं। एजेंडा एक है, एक ही है, ब्रिंग बैक बैलेट पेपर। कुछ एजेंडा नहीं है और सब बाकी मिथ्या है, बाकी सारी कमियां दूर हो जाएंगी। तो अब मैं ये बात, नहीं, जो कल राहुल गांधी का लेख कई अखबारों में कई भाषाओं में जो छपा है, वो उन्होंने क्यों लिखा? क्या आपकी राहुल गांधी से कोई बात हुई है? क्या राहुल गांधी ने ये अंदेशा दिया है या कोई ऐसा संकेत दिया है कि आपके आंदोलनों में वो भी शामिल होंगे? क्या ऐसा कोई संकेत आपको मिल रहा है? क्योंकि अगर ये बात है तो ये एक बड़ा न्यूज पॉइंट है, और राहुल गांधी अगर इस इशू को लेकर सड़क पर उतरने वाले हैं तो वो उससे भी बड़ा न्यूज पॉइंट है। अगर आपने स्लीपर सेल्स को इतना ही कमजोर समझ लिया है तो फिर हम उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जिस दिन यह हो गया, जिस दिन राहुल गांधी जी या कोई भी इंडिया गठबंधन से या मायावती जी या कोई भी देश का बड़ा नेता हमारे साथ सड़कों पे आ गया, उस दिन ये मशीनें खत्म। नहीं, लेकिन हम कोर्ट में तो केस जीत ही जाएंगे। नहीं, बट स्लीपर सेल्स होने के बावजूद महमूद, राहुल गांधी ने कम से कम इन इश्यूज को हाईलाइट तो किया है। तो स्लीपर सेल्स कहां से एक्टिव है? अगर इतने ही एक्टिव होते तो शायद राहुल गांधी का ये लेख भी नहीं छप पाता किसी अखबार में। और मशीनों का जिक्र किया अपने उन्होंने पेपर बैलेट वापस लाने का जिक्र किया, यही कोर इशू है, बस एक यही है। बाकी सारी कमियां चोरियां हो रही हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर प्राइवेटली मुझसे पूछा जाएगा तो मैं जो राहुल गांधी जी ने कहा है उसे जस्टिफाई कर दूंगा 100%। पब्लिकली नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और आरएसएस और बीजेपी दे विल गेट वाइजर, और जो मेरे उनके जवाब हैं उसका भी वो कुछ ना कुछ, क्योंकि सारा डेटा सब कुछ रिकॉर्ड्स तो उनके हाथ में है ना। वो अभी जो मैं उनकी चोरी आज पकड़ सकता हूं उनके ही रिकॉर्ड से, वो उसको मैनिपुलेट कर लेंगे, मेरा ऐसा डर है, इसलिए मैं पब्लिकली नहीं बता रहा हूं। अदरवाइज मेरा बहुत मन कर रहा है कि जो राहुल गांधी जी के लिए बकवास लिखी जा रही है ये 4 पॉइंट्स पे, मैं अभी आपके माध्यम से सिर्फ 10 मिनट लेके इलेक्शन कमीशन का कोरा झूठ अभी डिमोलिश कर दूं, लेकिन उससे डर यह है कि वो अपने रिकॉर्ड्स में और चेंजेस कर लें। नहीं, लेकिन अगर ये कोरा झूठ है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कोरा झूठ बोल रहा है, तो फिर तो इसको उजागर करने की जरूरत है। वो तो कल पॉइंट बाय पॉइंट जो उन्होंने रिबटल दिया राहुल गांधी के, कर लेना। ये जो पब्लिक डोमेन में अपने क्रिमिनल चैनल्स पे और जो अखबार लिखना चाहते हैं जो इनके हाथ में, उनसे कर लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना हमारे आंदोलन को कोई फर्क पड़ रहा है। अदालत में जिस दिन ये पॉइंट्स हम लोग उठाएंगे, और हमने उठा रखे हैं, हमने क्रिमिनल कंप्लेंट डाल रखी है इन सारे पॉइंट्स की बुनियाद पे, हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट में एफआईआर दर्ज करने के लिए कंप्लेंट डाल रखी है, और वो यहाँ पेंडिंग है अदालत में एफआईआर कराने की। मैं जवाब दे दूंगा इन 4 पॉइंट्स के, लेकिन अदालत में दूंगा, यहाँ नहीं दूंगा, ताकि वहां से वो बच नहीं सकते, यहाँ से तो वो रिकॉर्ड फर्ज कर लेंगे सारे अभी भी आगे, मगर 10 ही मिनट लगेंगे ये 4 पॉइंट्स गिराने में। लेकिन 5वां पॉइंट जो राहुल गांधी जी का है, जो मुझसे कॉमन है, जिसको मैं पहला पॉइंट मानता हूं, राहुल गांधी जी 5वां मानते हैं, वो तो कॉमन है ना, उसका जवाब दे दे। मैं अभी दे रहा हूं जवाब। हम सब झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी भी, मैं भी, सब, पूरी दुनिया झूठ बोल रही है। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी और अमित शाह जी सच बोल रहे हैं। वो हरियाणा की 90 की 90, जिसके लिए मैंने कंटेम्प्ट का नोटिस भी इशू कर दिया है हर एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को, और इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर ऑफ हरियाणा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी वो दे दें, और मैं उसको हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी स्क्रीन लगा के दिखा दूंगा। एआई का कोई प्रयोग नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल प्रयोग नहीं करूंगा एआई का। मैं दिखा दूंगा, पब्लिक देख लेगी कि मैं झूठ बोल रहा हूं या इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है, किस तरीके से मशीनें बदली जा रही हैं या नहीं बदली जा रही, किस तरीके से उनमें छेड़छाड़ हो रही है या नहीं हो रही है, किस तरीके से 5 बजे के बाद वोटर्स तो अंदर नजर आ रहे हैं 50, और लेकिन वोट बढ़ जा रहे हैं 500। या तो मैं झूठ बोल रहा हूं या वो बोल रहे हैं। हमारे जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है ना, उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि वो जिस चीज की बात मैं और इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं इशारों इशारों में,
वो जब आदमी वोट डालने जाता है उसके बारे में नहीं, एक बहुत बड़े कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो बोल रहे थे कि हमें दिखा दो वोट डालते हुए व्यक्ति को। वो नहीं मांग सकते, वो उनको पता नहीं कानून में बंदिश है। मैं कुछ और मांग रहा हूं, वो इलेक्शन कमीशन समझ रहा है और मैं समझ रहा हूं। इसीलिए मेरी बात को वो हाँ करते हैं, हर एक बात को भी मेरी ना नहीं करते, घुमा फिरा के कानून चेंज करेंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि वी आर ऑन द सेम पेज। दे अंडरस्टैंड मी एंड आई अंडरस्टैंड देम। नहीं तो तो इसका अभी भी मैं मतलब कह रहा ये हूं, है, जो आप मैं अगर नहीं जो बात बोल रही हैं, अगर राहुल जी मेरे टच में हो और वो आंदोलन करें, मैं अंदाजा लगा रहा नहीं हूं तो राहुल जो जी के अगर टच हो में आने तो में ये आपको इशू रोक इशू कौन रहा खत्म है। है? नहीं, तो मैं ये तो मेरा फिर इशू सिंपल खत्म सवाल है। है। बिहार में हम लोग जीत जाएंगे इलेक्शन, मतलब हमसे मेरा मुराद, मैं तो नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन, तेजस्वी यादव साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, खत्म, कुछ नहीं नहीं कैंपेनिंग महमूद, करने की जरूरत नहीं है। महमूद मेरा सिंपल सवाल है कि अगर आपका एजेंडा और राहुल गांधी या कांग्रेस का एजेंडा में एक कन्वर्जेंस है, आप भी चाह रहे हैं कि भाई ईवीएम्स को हटाया जाए, चुनावी मशीन बेकार है, बोगस है, उसमें धांधली होती है, उसको हटाओ फेंको, यही एजेंडा आपका है। लेकिन आपको राहुल गांधी से मिलने के लिए कौन रोक रहा है? क्या अगर आज कि आप मिलने अपना की प्लान आवश्यकता कहाँ है? लेकर, पहले तो आप अपना, मिलने की क्या हाँ आवश्यकता है? मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ, पेपर बैलेट कानूनी है, सेक्शन 59 61 कैपिटल ए। पेपर बैलेट के अलावा कोई तरीका है ही नहीं चुनाव कराने का। मिलने की आवश्यकता कहाँ है? जो पेपर बैलेट से चुनाव को मना करता है वो ईमानदारी भरे चुनाव नहीं चाहता। सिर्फ एक डिमांड है, उसके लिए सड़क पे वो आ जाएं, हम उनके जैसे ही वो आएंगे हम उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। अगर पुलिस लाठीचार्ज या गोली चलाएगी तो हम थोड़ी देर के लिए आगे चले जाएंगे, यही तो है। या नहीं लेकिन देखिए ममता बनर्जी साहब आ जाएं, कांग्रेस में क्या इस चीज को लेकर कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि बात कोई ये हो रही है कंफ्यूजन नहीं है। राहुल गांधी लेख लिख रहे हैं, लेख लिखने के बाद अगर कोई एक्शन नहीं दिख रहा है ग्राउंड पर, तो फिर हम उसको क्या समझे? प्रॉब्लम बता रहे हैं, सलूशन नहीं प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, ना अदालतों में ना सड़क पे। ये है बुनियादी बात। और हम कह रहे हैं हमें सलूशन चाहिए, हमें मतपत्र से चुनाव चाहिए। बीजेपी की अगर एक एक सीट जितनी भारी ना पड़ जाए बिहार में तो आप देख लीजिएगा। मगर यही, और ये कांग्रेस पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्लीपर सेल्स को कोई कंफ्यूजन नहीं है, गलतफहमी में कोई ना रहे, सबको क्रिस्टल क्लियर है, ये मशीनों से ही चुनाव जीत रही है बीजेपी, सबको क्रिस्टल क्लियर है। कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो समझदार है, और देश की जनता मुझे लगता है सबसे ज्यादा समझदार है। किसी को 1% डाउट नहीं है, सबको क्लियर है, बीजेपी को भी क्लियर है, क्योंकि उनको तो हमसे ज्यादा क्लियर है, उन्होंने तो किताबें लिखी थी। अडवाणी जी ने, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने पूरा केस डाल दिया, ये कर दिया, उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, वही किताब पढ़ लें जाके। वो राव साहब ने खुद लिखी थी या किसी से लिखवाई थी, क्योंकि उनसे बातचीत करते हुए तो ऐसा नहीं लगता उन्होंने खुद लिखी होगी, पर ठीक है, मैं क्या मना कर रहा हूं, पढ़ लें वो किताब। क्लियरिटी सबको है, सबको पता है, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए मुद्दा। आरएसएस और बीजेपी के लोगों को ये पता है, हमारे लोगों को भी क्लियर है, लेकिन यही सोल्यूशन है, सोल्यूशन की तरफ कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता। अभी 11 तारीख को मैं महाराष्ट्र में जा रहा हूं, जो फडणवीस साहब जो बोल रहे थे ना बार बार मेरा नाम अपनी पहली स्पीच में असेंबली में, मैं आ रहा हूं फडणवीस जी, और आपकी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी की वीडियोग्राफी लेंगे हम, फिर दिखाएंगे दुनिया को आपके इलेक्शन ईमानदारी से जीते हो या आप बेईमानी से जीते हो। तो मेरा कोई तोड़ या इलाज भी तो ढूंढो। आप कब तक स्लीपर सेल के पीछे छुपे रहोगे मोदी जी और अमित शाह जी? कोई कोई तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आपकी जो आपने जो अंदाजा लगाया, जिस दिन वो सच हो गया उस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी, क्योंकि ये जनता के मत की सरकार नहीं है, नहीं लेकिन ये मुझे बताइए, ये जो चुनाव चोरी का जो इशू है, ऑब्वियसली हम लोग उसको लगातार उठा रहे थे, आपने लगातार उस पर आंदोलन किए, लेकिन ये सारे इशू लोग भूल गए थे, भूल गए क्योंकि इतने बड़े बड़े इश्यूज आ गए, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, उसके पहले भी बहुत सारी चीजें सामने आ गई। तो चुनाव चोरी की जो बातें और किस तरीके से धांधली चुनाव की हो रही है, हालांकि इसको लेकर फरवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था संजय राउत और सुप्रिया सूले और तमाम लोगों ने, लेकिन उन चीजों को लोग भूल गए। लेकिन मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है कि कल जो राहुल गांधी ने लेख लिखा, उस लेख के बाद क्या चीज अब बदली है, क्या चीज बदलेगी आपके हिसाब से? वो तो हर बार ऐसे ही होगा ना। देखिए हम लोग तो उतनी बड़ी हमारी ना फॉलोइंग है, ना हमारी कोई उस तरीके से कोई स्टैंडिंग है, ना स्टेचर है। हम लोग जिस काम को कर करके 1000 बार कोशिश करके एक स्टेप लेंगे, राहुल गांधी जी का एक आर्टिकल उससे ज्यादा हाईलाइट कर देता है इस को, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। राहुल गांधी जी हो, मायावती जी हो, अखिलेश यादव जी हो, स्टालिन साहब हो, शरद
पवार जी हों, ये ममता बनर्जी साहिबा हों, ये लोग जैसे ही इस इशू को उठाएंगे, उनके पास वो ताकत है जन आंदोलन खड़ा करने की, हमारे पास टेक्निकल डिटेल्स है सारी। जिस दिन इनका अमेलगमेशन हो गया, चुनाव आयोग के पास एक जवाब देने के लिए ना इस तरीके के लेटर लिखने के लिए कुछ बचेगा, ना अदालत में तो वैसे ही हम लोग ही काफी हैं, हम ही नहीं बचने दे रहे। जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा, बीजेपी और आरएसएस की सच्चाई देश के सामने आ जाएगी कि किस प्रकार से धांधली करके ये केंद्र में सरकार, ये हरियाणा में सरकार, ये दिल्ली में सरकार, ये महाराष्ट्र में सरकार, और इसके अलावा भी जितनी सरकारें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात वगैरह में सब धांधली की सरकारें हैं, ये दुनिया के सामने क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये मिक्सचर कब होगा, उसकी तरफ राहुल जी जब भी कदम उठाते हैं एक बड़ा, इसीलिए राहुल जी पे इस वक्त इतना तगड़ा हमला हो रहा है। देखिए आप, मैं कह रहा हूं ना 10 मिनट लगेंगे मुझे डिमोलिश करने में ये चारों पॉइंट्स जो इलेक्शन कमीशन ने राहुल जी का मजाक उड़ाने के लिए उठाया। लेकिन इनका कोई भी, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना इनके पास, तो बड़े वो चक्रवर्ती साहब हैं, कोई ईगल ग्रुप है कोई, और इतने बड़े बड़े विद्वान कलफ। देखिए मैंने भी कुर्ता पहना है लेकिन सलवटे नजर आएंगे आप, क्योंकि मैं थोड़ा पसीने में भी होता हूँ, पसीना आएगा, एसी से कम प्रयोग करता हूं मैं। लेकिन इन कांग्रेस के जितने भी महान विभूति आते हैं, एक सलवट नहीं होती उनके किसी भी कुर्ते में, लेकिन राहुल गांधी जी के होती है। यही टेस्ट है, उनके कपड़े क्रम्पल्ड रहते हैं जो उनके सबसे बड़े लीडर हैं, और बाकी ये जो स्पोक्स पर्सन है सारे, उनकी आप ड्रेस देख लो, जिस दिन थोड़ी सी सलवट आनी शुरू हो गई उस दिन वो जमीनी हकीकत पे आ जाएंगे। आता जाता कुछ है नहीं, भाषण जरूर देना है मुझे, आई एम कंस्ट्रेंट टू से ऑल दिस ना, बट वो ऐसी बातें ही कर रहे हैं। अब ये 4 पॉइंट्स को डिमोलिश करें वो सारे के सारे विद्वान, 10 मिनट लगने, नहीं कर रहे तो राहुल जी समझ जाएं कि वो क्यों नहीं कर रहे डिफेंड उन्हें, और वो क्यों सबूत लाके नहीं दे रहे जो क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। ये चारों पॉइंट्स पे कोरा सफेद झूठ है। नहीं, लेकिन महमूद एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका गुस्सा जाहिर सी बात है राहुल गांधी पे तो नहीं है, लेकिन आपका गुस्सा उन लोगों पर जरूर फूटता है जो राहुल गांधी को मिसलीड कर रहे हैं, और उसमें एक नहीं बहुत सारे नाम मशीन का नाम क्यों नहीं लेने देते? मेरी लड़ाई यही है, सिर्फ मशीन का नाम नहीं लेना, दुनिया भर की बातें कर ले जो हम शुरू से कह रहे हैं, मशीन का नाम नहीं लेना। मतलब इस पे भी तो इतना सब कुछ राहुल जी के खिलाफ बोला ही है ना चुनाव आयोग ने। अभी बीजेपी के सारे स्पोक्स पर्सन ऊपर से लेकर नीचे पता नहीं क्या क्या गलत बयानियां कर रहे हैं ना, तो एक मशीन का नाम लेते ही क्या हो जाएगा? नहीं, लेकिन आपको क्या लग रहा है? एक चीज और भी है कि राहुल गांधी ने लेख लिखा, उसके बाद बीजेपी की पूरी आईटी सेल उनके पीछे पड़ गई और ये कहा कि देखिए वो तो एंटी नेशनल है, और सारे हमारे नहीं, और कोई उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा। कोई मैं वही सवाल पूछ रही हूँ कि राहुल को कोई भी स्पोक्स पर्सन इस इशू पर डिफेंड क्यों नहीं कर रहा है? मेरा सवाल आपसे ये है। मेरे ऑफिस में आ जाए, मैं उन्हें कुछ पॉइंट्स तो बता दूंगा। नहीं आके ले लेना, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनका मकसद ही यही था, राहुल जी को एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डालना। बट उनके मन में डिस्पाइट, और ये कोई वो पहली बार नहीं झेल रहे हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा रिस्पेक्ट मेरी बढ़ जाती है। हालांकि मैं भी उनसे बहुत खुश नहीं हूं आजकल इस मुद्दे की वजह से, और मुझे इतनी गालियां पड़ रही हैं राहुल जी के नाम ले लेके। मैं अगर आप कहो तो कभी दिखा दूंगा कि मुझे गोदी एक्टिविस्ट बोला जा रहा है सिर्फ एक पॉइंट की वजह से कि मैं राहुल गांधी जी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा। वो एक लार्जर इसलिए नहीं बोल रहा, मैं बता भी रहा हूं कि ही इज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ये एक ऐसी जगह पे हैं कि हमें कोई राहुल गांधी जी से इस वक्त लड़ाई नहीं है ना। अगर वो प्रधानमंत्री होते तो मैं सबसे पहले उनके खिलाफ बोल रहा हूं। अभी हमें ये पेपर बैलेट वापस लाने हैं ना। राहुल जी को कुछ बुरा बोल के कुछ फायदा होने वाला नहीं है, कुछ फायदा नहीं होने वाला, और जबकि उनकी गलती भी नहीं है। मुझे पता है ये बात, मुझे अच्छे से पता है ये बात, और जिसकी गलती है मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूं। और मेरा शिकार आज तक कोई भी जो गलत काम करने वाला होता है मेरे हाथ से बचा नहीं है, और ये उनको पता है। नरसिम्हा राव से लेकर आज तक मैं बार बार उन्हें बोल रहा हूं। तो वो अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं, और ये हालांकि हमारी कई बार इस पर आपसे बातचीत हो चुकी है कि राहुल को उन्हीं की टीम में सबसे ज्यादा कमजोर कौन कर रहा है? स्लीपर सेल है, स्लीपर सेल की तो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन अगर राहुल को इतने बड़े मुद्दे पर इस वक्त ईगल ग्रुप, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल साहब। बाकी तो अभी जयराम रमेश वो जो वहां गए हैं, शशि थरूर साहब तो हैं, और वो सलमान खुर्शीद साहब। लेकिन जो ये कोर इशू है ना, शशि थरूर साहब राहुल गांधी जी के खिलाफ कितनी भी साजिश कर लें कुछ नहीं कर पाएंगे। सलमान खुर्शीद साहब या जितने G23 वाले जो लोग बाहर चले गए, कितनी साजिश कर लें कुछ नहीं कर पाएंगे।
सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ ये पेपर बैलेट के इशू पे हो रहा है, चुनाव में चोरी की मशीनों की वजह से हो रहा है। उसमें जयराम रमेश साहब नंबर 1, उसमें केसी वेणुगोपाल साहब नंबर 2, ईगल ग्रुप के सारे मेंबर्स, उसमें से 1 या 2 सही हैं, लेकिन वो बेचारे एकदम उनके मुंह पे पट्टी बांध रखी है, अगर वो चू भी करेंगे तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा, ऐसा बोल रखा है। अच्छा आप बताइए मुझे क्या हुआ जो वो हिमाचल में जाके अर्थ शेकिंग एक एक्सरसाइज होने वाली थी, उत्तराखंड में, सॉरी, या हिमाचल में हो रही थी या उत्तराखंड में हो रही थी, ईगल ग्रुप जो कर रहा था, वो अर्थ शेकिंग एक्सरसाइज कहां गई? पता नहीं लगा ना उसका कोई भी। ये मैंने तभी बोला था, ये कभी नहीं होगा, ये करने नहीं देंगे ना, क्योंकि यही राहुल गांधी जी को इस आरएसएस और बीजेपी से निजात दिलाने के लिए जो सबसे बड़ा उनके पास जो एक तरीका है, वो उनके हाथ में नहीं आने देंगे। और अगर आपकी बात में इतनी सी भी सच्चाई है तो हम लोग बिहार का इलेक्शन जीत गए। अगर मैं टच में हूं राहुल गांधी जी के, तो हम बिहार का इलेक्शन जीत गए, अगर ये बात सही है गलती से भी। हमसे मेरी मतलब देश जीत गया और ये आरएसएस और बीजेपी हार गई। मैं ये नहीं, मैं तो किसी पार्टी में हूं भी नहीं और मैं जाना भी नहीं चाहता किसी जो पार्टी। आपका आंदोलन है और जो कांग्रेस का आंदोलन है, क्योंकि राहुल गांधी ने कल ऐसा तो नहीं कि विदाउट एनी रीजन जाकर और ये लेख कई अखबारों में छप गया और वो ही इज स्ट्रगलिंग, he is struggling, he is striving, he understands this very clearly, यही इशू है, पेपर बैलेट ही इशू है, तो he is making an effort। और उनके मन में कितनी तड़प है मैं समझ सकता हूं, अच्छे से समझ रहा हूं। ये तेजस्वी यादव साहब के भी मन में है, उनको भी अपने स्लीपर सेल्स को थोड़ा दूर भगाना चाहिए। मैं बिहार पटना आने वाला हूं जल्दी यहाँ के बाद, तो वही हमारा सहयोग करते हैं। बिहार में तो मेरे ख्याल से वही है शायद चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, तो वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो वोट इकट्ठा करना भूल जाएं, कोई जरूरत नहीं है। मैं कैसे समझाऊं, पब्लिक खुद हरा देगी, पब्लिक वोट दे रही है आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, जो उनके साथ खड़ा रहेगा उसके खिलाफ पब्लिक वोट देगी। लेकिन आप उनको गिनवा लीजिए वोटों को सिर्फ, और गिनने का तरीका एक ही है, पेपर बैलेट से चुनाव हो, या हम जो ये मशीनों का जहर है कम से कम कर सकें, जिसका तरीका मैंने तैयार कर रखा है। 2 तरीके हैं, उसके अलावा आप जीतते रहिए इलेक्शन, पब्लिक वोट देगी, आप गिनेंगे नहीं। तो ये राहुल गांधी जी का क्लियर मैसेज है कि वो असल में असली मुद्दे को समझते हैं, जो उनके क्रिटिक्स हैं उनका सहयोग करना चाहते हैं, तो जाके उनसे उनको सड़क पे लाने की तैयारी करें। वो तो सड़क पे जाने के लिए वैसे ही ललायित रहते हैं, एक मार्च इसके लिए भी सही, हम जैसे लोगों के आह्वान पे ही सही, देश की जनता के कहने पे ही सही। स्लीपर सेल्स को सिर्फ एक बार भूल जाएं, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। एक आखिरी सवाल करूंगी, क्योंकि ये चीज परेशान करती है सबको, चुनावी धांधली, कोर्ट्स भी इसको बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए, अब जस्टिस बी आर गवई इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कितना गंभीरता से इस इशू को लेंगे। इसमें सुओ मोटो भी हो सकता है, लेकिन कोई इस इशू को छूता ही नहीं। और नहीं छूने का मतलब ये है कि ये इशू इसी तरह से सिमर करता रहेगा और अगला चुनाव आ जाएगा, फिर से चोरी होगी, फिर से बीजेपी जीत जाएगी। तो ये जो पूरे आंदोलन वाली बात है, और जो राहुल गांधी ने जो पूरा लेख लिखा जिसमें कि चुनाव आयोग का कोरा झूठ नजर आ रहा है और उस बेशर्मी से चुनाव आयोग उस पर जवाब भी दे रहा है, तो अब इसमें आगे का रास्ता क्या है? अगर कोर्ट सोया हुआ है, राहुल गांधी के प्रवक्ता उनको मिसलीड कर रहे हैं, बीजेपी नहीं चाहती किसी भी तरीके से बैलेट पेपर लाने के लिए, तो फिर रास्ता क्या है? पब्लिक के पास विकल्प क्या बचा है? देखिए, एक सुरजेवाला साहब हैं, वो भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने एक दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन डाली वोटर लिस्ट के लिए, शायद उसका भी ऑर्डर हो गया, आई एम नॉट कन्फर्म, बट मेरी ऐसा खबर है कि उसका ऑर्डर हो गया है। चुनाव आयोग को ये डायरेक्शंस थी दिल्ली हाईकोर्ट की कि आप 3 महीने के अंदर अंदर जो पिटीशन है सुरजेवाला साहब की वोटर लिस्ट को लेने की, 2009 से लेके और 2019 तक वो वोटर लिस्ट दे देंगे उन्हें। तो चुनाव आयोग मान गया उस पर, मेरे ख्याल से शायद ऐसी खबर आ रही है कि उन्हें देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बात वही है, आरएसएस, बीजेपी, चुनाव आयोग हर चीज के लिए तैयार। वोटर लिस्ट चाहिए ना, आप ले लो, थोड़ा मतलब वो तो करेंगे, दिखाने के लिए रेजिस्टेंस तो करेंगे, लेकिन दे देंगे अल्टीमेटली, क्योंकि उससे कुछ नुकसान नहीं होना ना इनका। वोटर लिस्ट लेके आप क्या इलेक्शन वो करवा लोगे, डिसॉल्व करा लोगे? हरियाणा के नहीं करा सकते ना। वोटर लिस्ट लेके क्या महाराष्ट्र के इलेक्शन डिसॉल्व करा लोगे? आप नहीं करा सकते ना, इसलिए दे दिया। अब आप झूम जाओ, वोटर लिस्ट लो और दुनिया को बताओ कि मोदी जी ने ऐसे ऐसे वोटर लिस्ट में धांधली की। उससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा चुनाव
मशीनों से ना करवा के, मशीनों का जहर कम करके, या पेपर बैलेट से चुनाव करा के। उस पे चुनाव आयोग उस पे अड़ा हुआ है, उसके लिए कानून भी चेंज करेंगे, उसके लिए सारे स्लीपर सेल्स भी लगेंगे। तो मैं सुरजेवाला साहब को भी देख लेंगे, अब वो क्या कर लेंगे वो भी देख लेते हैं हम। जी, पेपर चलिए बैलेट की बात नहीं करेंगे तो सबके सब उसी सिस्टम का हिस्सा है, हमारा ये कहना है। उसके अलावा बाकी सब बातें हैं, मेरे से ले जाए ना बाकी सब बातों के सबूत, लेकिन उससे कुछ मिलता नहीं है, उससे इलेक्शन नहीं हारती है, इससे हारती है। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखेंगे आगे इस पूरे केस में क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन पब्लिक इंडिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग।